अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट लिया गया था उसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट था हम आज उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टेट दैट द एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका क्वेश्चन है, जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डिफरेंट। तो इसमें जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट जो इसका बी ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, ये सही है। असल में ये जो प्रूडेंस है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म का सिमिलर वर्ड है। तो आप बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन इसलिए भी गलत अटेम्प्ट किया होगा, उनको कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म तो पता होगा लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन ओनर्स इन एसेट्स ओवर लायबिलिटी। तो इसका जो ऑप्शन सी है इक्विटी, ये करेक्ट आंसर है। और जो ए एक्सपेंसेस, बी इनकम और डी नन, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। आपको पता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को कहते हैं, और उसके बाद जो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है वो हम जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी लेजर वो सही है। तो उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, इसका ऑप्शन ए था नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बी अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सी अ पार्ट इन द पार्सल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ये है कि नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होती है। जब हमें नेसेसरी होती है, जब हमारे पासबुक और बैंक बुक में, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है, तो हम उसको रिजोल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर टाइम में किसी टाइम में बनाते हैं, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं की जाती। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं ए फीफो, बी लीफो, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, बोथ। हम दोनों से ही हिस्टोरिकल कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बी हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, सी व्हिच कैन बी सीन, डी नन ऑफ दीज। तो इंटेंजिबल एसेट्स हम कहते हैं उनको जिसको हम छू ना सकें, जो टेंजिबल, जो दिखने में ना आए, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, लोन्स अगेंस्ट द हाइपोथेटिकेशन ऑफ एन एसेट्स आर कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन सी है सिक्योर्ड लोन, वो जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश इंक्रीज इन लायबिलिटी व्हाइल इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो काफी कैंडिडेट्स का मानना है कि ये क्वेश्चन गलत है, मगर ये क्वेश्चन सही है। मैंने वेबसाइट पर वेरीफाई किया है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी व्हाइल इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसमें जो होगा, जो आपका बी ऑप्शन है क्रेडिट एंड क्रेडिट, क्योंकि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और भले इसमें ये जो सेंटेंस था 3 टाइम 4 टाइम रिपीट होता, तब भी क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट ही आता। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर। तो इसमें जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर, ट्रेजरर का फंक्शन कौन सा है? तो टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसमें भी कंफ्यूजन है। मैंने कहीं पर 2 वेबसाइट से तो एक में आ रहा है मैंने ओनली मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, और जो दूसरा है उसमें आ रहा है डी ऑल ऑफ दीज। तो इसको आप रेक्टिफाई कर लेना, कहीं से देख लेना। तो इसमें जो 20 है, प्रोजेक्ट इनविजिबिलिटी कैन लीड टू सब ऑप्टिमल रिजल्ट व्हेन डैश इज यूज्ड फॉर अ कैपिटल रिटेनिंग। तो इसमें भी थोड़ी बहुत पी और सी में कंफ्यूजन है, तो ये आप वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, एन एन्युटी फॉर एन इनफाइनाइट टाइम पीरियड इज। तो इसका जो ऑप्शन सी है परपेचुइटी। इसका जो आप अगर परपेचुइटी की मीनिंग ही देखेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये वर्ड यूज होता है, तो इसलिए ये हम सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRR इज आल्सो कॉल्ड। तो IRR जो है यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजरल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, द मैनेजरल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट है। एंड 25 क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज डैश एंड द अंडर कैपिटलाइजेशन इज डैश डिविडेंड रेट। तो इसका जो ए ऑप्शन है, जब आपके पास ओवर कैपिटलाइजेशन होती है तो आपका जो डिविडेंड रेट है वो डिक्रीज होता जाता है, फॉल होता जाता है, और जब आपके पास अंडर कैपिटलाइजेशन होगा तो आपका जो डिविडेंड का रेट होगा वो इंक्रीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से, सैलरीज पेड टू द पार्टनर्स इज एन।
appropriation of profit among partners, income of the partnership firm, expense to the partnership firm। जो सैलरी दी जाती है वो हम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ऑप्शन सी एक्सपेंस टू द पार्टनरशिप फर्म क्वेश्चन सही होगा। 27 है व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड कंपनी। तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हम फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं वो होते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स नहीं आपको बताना है। तो इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट्स है, कैश भी हमारा करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट्स है। तो इसका जो ऑप्शन ए है पेटेंट राइट्स वो हमारा क्या है, करंट एसेट नहीं है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है जो टेंजिबल एसेट्स के लिए हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड्स ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। जब आप कोई भी मशीनरी हो, आपका कोई भी एसेट हो जो आप यूज कर लेते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू बढ़ती है वो हम रेजिडल वैल्यू कहलाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। 31 है इन मुदरिबा एक पार्टनरशिप का फॉर्म है जिसमें वन पर्सन मनी इन्वेस्ट करा है एंड अदर पर्सन जो है वो लेबर एंड एक्सपीरियंस देता है। तो इस इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप को, इस टर्म ऑफ पार्टनरशिप को हम मुदरिबा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है डिफ्लेशन रिफर्स टू, इसका जो है ये अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन है। इसका जो ऑप्शन डी है अ डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज। तो पर कैपिटा इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 द मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इज स्मूथली फ्रीली प्रेडिक्टेबली। तो ये जो तीनों ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम है तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट है। द डेट्स व्हिच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड अ ईयर लेस देन रिफर टू एज। जो हमारे डेट्स है, जो हमारे एप्लीकेशन है वो शॉर्ट पीरियड में हमें पे करनी हो ईयर और लेस देन ऑफ ईयर तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसका जो ऑप्शन 35 का ए ऑप्शन करंट लायबिलिटीज इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी इज गवर्न्ड बाय। Financial accountancy is governed by first A local standards only, B international standards only, C local as well as international standards only, D companies internal top management only। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये C है, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 which of the following is an example of intellectual capital। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की कौन सी एग्जांपल है। तो इसका ऑप्शन ए ऑफिस कंप्यूटर, ऑप्शन बी सेल्स रेवेन्यू, ऑप्शन सी एन एम्प्लॉयज प्रोडक्ट नॉलेज एंड ऑप्शन डी अ कंपनी स्टोर। सी एन एम्प्लॉयज प्रोडक्ट नॉलेज इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसमें जो सारे हैं वो इंटरनल यूजर है एक्सेप्ट वन के। तो स्टोर मैनेजर ये कंपनी का इंटरनल यूजर है, सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कंपनी का इंटरनल है, डी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये भी कंपनी का इंटरनल है। तो इसका ऑप्शन बी जो क्रेडिटर्स वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ बिजनेस एंटिटी हैज ओनर्स इक्विटी ऑफ 40,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 20,000 इस एसेट्स आर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूजन होकर बी ऑप्शन पर टिक करके आए हैं, जबकि हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम पढ़ते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब हमारा कैपिटल और लायबिलिटी को हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू एसेट्स। तो इसमें हमें लायबिलिटी वाली साइड दी गई है, हमें ऑनर इक्विटी भी दी गई है, लायबिलिटी भी दी गई है, तो हमें इन दोनों को सिंपली प्लस करना था जिसका ऑप्शन ए 65,000 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 टेंजिबल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, रियल अकाउंट। 41 according to which concept all the transactions are measurable in the terms of money are recorded in the accounts। तो इसका ऑप्शन बी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो इसका जो ऑप्शन ए ड्रॉवर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है।
ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी पार्टनरशिप, सी लिमिटेड कंपनी, डी ट्रस्ट। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ट्रस्ट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 44. Office equipment is a dash assets for a computer manufacturer and the same office equipment is a dash assets for a company that deals in the same equipment. तो ये जो फर्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड एसेट, जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है फॉर अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसके लिए जो ऑफिस इक्विपमेंट्स होंगे लाइक टेबल्स, फर्नीचर, ये क्या हो जाएगा, ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स होंगे उसके ये क्या हो जाएगा, उसके लिए फिक्स्ड एसेट होगा। एंड द सेम ऑफिस इक्विपमेंट इज अ करंट एसेट फॉर अ कंपनी, जो वो कंपनी जो ऑफिस इक्विपमेंट्स बनाती है उसके लिए क्या हो जाएंगे, ये करंट एसेट्स हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है एन अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू डैश मनी, तो इसका ऑप्शन बी बारो मनी इज द करेक्ट ऑप्शन है। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की जो शीट है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। The following is also known as the external and internal equity ratio, तो इसका जो ऑप्शन सी है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 45 इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट द सम ऑफ लेबर कॉस्ट एंड द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज नोन एज, जो इसका ऑप्शन ए है कन्वर्जन कॉस्ट। जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें जो हम लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को सम करते हैं, और जो प्राइम कॉस्ट है उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को प्लस करते हैं। तो ये जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अ बिजनेस इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज ट्रांजैक्शन, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो ट्रांजैक्शन कहते हैं हम, जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी में हमारे जो भी इवेंट अगर होता है तो हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अकाउंटिंग असिस्टेंट का जो आज पेपर हुआ था उसके बारे में। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जॉब की प्रिपरेशन के वीडियोस के लिए, यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।